अरमान रो रहा है। पूजा, अरमान रो रहा है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे अभी तक क्यों रो रहा है वो? पूजा, इसमें तो दूध ही नहीं है। तुमने दूध गर्म किया था ना? हाँ? हम शायद उसमें डालना भूल गए। ये भगवान, क्या हो गया तुम्हें यार? अरे ये क्या होगा? ओहो, लगता है टायर पंक्चर हो गया है। अच्छा, सामने ढाबा है, मैं वहां ले देता हूँ। अरे यार, पीछे वाला टायर पंचर हो गया। ओहो, आप टायर चेंज कीजिए, मैं जरा ये ढाबे में वॉशरूम होकर आती हूँ। एक काम करो, तुम ढाबे में जाओ और दूध ले लो इसके लिए। अरे भैया, ये वॉशरूम का है। मैम इधर से जाइए, पीछे है। थैंक यू। अरे वो भैया, वो एक बच्चे के साथ एक औरत थी जो टॉयलेट में गई थी, पीछे का पीला और काला सलवार सूट पहन के। देखा क्या उनको? हाँ, काफी टाइम पहले देखा था, बाथरूम गई थी। आधा घंटा हो गया बात। पूजा, 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 कहाँ चली गई? अरमान! देखो भाई साहब, अभी आधे घंटे पहले मेरी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा तो टॉयलेट में लेकर गई थी, तो आपने देखा क्या उनको? नहीं, हमको नहीं मालूम। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी देखा कि टायर पंचर होने की वजह से राकेश और उसका परिवार दिल्ली आगरा हाईवे पर स्थित ढाबे पर टायर बदलने के लिए रुकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद राकेश की पत्नी पूजा और उनका बेटा अरमान वहां से लापता हो जाते हैं। वहीं दूर झाड़ियों में हमें पूजा का फोन गिरा हुआ दिखाई देता है। पूजा का फोन इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि पूजा और अरमान शायद किसी अनहोनी का शिकार हुए थे। वजह जो भी हो, लेकिन कोई घात लगाए इस जुर्म को अंजाम देने की फिराक में था। जहां इस वाकये ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं तुरंत पुलिस को मदद के लिए बुला लिया गया। सर, हम ही आपको फोन किए थे। हमारे यहाँ पर हाईवे पर आकर गाड़ी खराब हो गई थी और मैं यहाँ इस एरिया में किसी को जानता तक नहीं। लगता है टायर पंक्चर हो गया है। सामने ढाबा है, वहां ले देता हूँ। आप टायर चेंज कीजिए, मैं जरा ये ढाबे में वॉशरूम होकर आती हूँ। हमारी बीवी यहाँ पर पीछे टॉयलेट में गई थी। उसके बाद जब हम चेक करने गए तो हमको कोई मिला ही नहीं वहां पर। आसपास सर्च करो। सर, या आप लोग में से किसी ने कुछ देखा है? आप तो यहीं बाहर बैठे हुए हैं,
उस औरत या बच्ची को देखा आपने? नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। पीछे की तरफ बाथरूम के पास से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज? नहीं साहब, मैं तो टॉयलेट भी गई थी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ढाबे का ऑनर कौन है? हाँ साहब, मैं हूँ। बाहर आइए। यहाँ पे कौन कौन काम करता है? तुम करते हो यहाँ पे? तुम दोनों ही हो? हाँ सर। ये सब तुम लोगों ने किया है ना? बोलो। ना ना साहब, हमने नहीं किया साहब। हम बहुत गरीब लोग हैं साहब। बरसों से इस ढाबे पर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं साहब। हम किसी औरत को क्यों गायब करेंगे साहब? सच्ची बोलते साहब, हम लोगों ने किसी को गायब नहीं किया साहब। तुम ढाबे के पास आए और तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई। जी सर। फिर तुम्हें टायर में कील मिला। हाँ। तुम्हारा ढाबा है ना? हाँ साहब। क्या चल रहा है? औरत बच्चे गायब हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं साहब, हमारे ढाबे में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा ढाबे का रिकॉर्ड साफ है साहब। साहब, उस आदमी और औरत को हम जानते भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया साहब। तुम्हें शक है किसी को? नहीं सर, हम तो एक नौकरी पेशा आदमी है और हमारी बीवी पूजा वो साधारण सी हाउसवाइफ है। हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? काम क्या करते हो? सर, हम आगरा के एसएच बिल्डर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं। सर यहाँ आसपास ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चल सके इनकी मारपीट या कुछ छीना झपटी हुई हो। सर, ये झाड़ियों में ये मोबाइल मिला है। सर, ये तो पूजा का मोबाइल है। सर, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है सर। सर, मेरी पत्नी पूजा, सर, बेटा अरमान है सर। प्लीज सर, प्लीज प्लीज ढूंढिए ना सर, कैसे भी करके प्लीज सर। ठीक है, हमारे साथ थाने चलकर FIR दर्ज करवाइए। सर, ढाबे पे हाईवे के पास कील लग के गाड़ी का टायर पंक्चर और फिर पूजा और उसके बच्चे का गायब। सर, ये किडनैपिंग का मामला हो सकता है। ढाबे के अंदर भी पूछताछ की लेकिन अंदर लगता नहीं कि कोई इन्वॉल्व होगा। सही। इस केस में हवा भरने के लिए हमें एक सॉलिड क्लू की जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, लोकल पेट्रोलिंग टीम और हाईवे पुलिस स्टेशन सब जगह पूजा और बच्चे की फोटो सर्कुलेट करते। और हाँ, हाईवे पे जहाँ जहाँ भी CCTV कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो। इस केस का पहला कील हमें जल्द से जल्द निकालना है। सर, अगर तुमने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए ना तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रदीप सिंह। सर, हाईवे के पास के सभी CCTV फुटेजेस को चेक किया लेकिन पूजा या उसके बच्चे के बारे में कोई खबर नहीं मिली। सर, अगर ये केस किडनैपिंग का है तो राकेश को फिरौती के लिए कॉल बहुत जल्द आ जाएगा। मुझे नहीं लगता सही। इस केस के हालात पे गौर करें तो राकेश एक मामूली सी नौकरी करता है। उसके बीवी बच्चे को किडनैप करके किसी को कितने पैसे मिल सकते हैं? आखिर एक औरत अपने बच्चे के साथ क्यों और कहाँ गायब हो गई, वो भी एक ढाबे से? बड़ी अजीब बात है। ये मामला कुछ और ही है। जो अपने बच्चे को लेके खुद भी तो जा सकते हैं। सर, इस एंगल का कोई ट्रायंगल भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पूरी प्लानिंग पूजा की है। उसने पहले किसी की मदद से गाड़ी को पंक्चर करवाया और जब गाड़ी ढाबे पे रुकी वॉशरूम जाने के बहाने उस आदमी के साथ वहां से भाग गई। क्योंकि ढाबे पे किसी ने भी चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी और ना ही वहां कोई स्ट्रगल के निशान है। और फोन तो वो खुद भी फेंक के जा सकती है ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। ये एंगल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि राकेश का ही किसी से अफेयर है और वो अपनी पत्नी पूजा और बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता हो। जी सर, ये भी हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है सर। राकेश के पड़ोसियों से राकेश और पूजा के बारे में पूछताछ करो और राकेश जिस ऑफिस में काम करता है वहां से भी पूछताछ करो और राकेश के साथ साथ पूजा के भी कॉल रिकॉर्ड खंगा लो। अगर लव अफेयर या कोई और एंगल है तो कुछ न कुछ हाथ जरूर लगे। सर, पुलिस जी जान से इस बात का पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर राकेश की पत्नी पूजा और बेटा अरमान कहां गायब हो गए थे। पुलिस ने इस केस को हर एंगल से टटोलना शुरू किया।
इस केस में लव ट्रायंगल से लेकर बाकी हर उस एंगल पर काम किया जा रहा था जिसकी वजह से पूजा अचानक लापता हो सकती थी। राकेश के पास आया वो फोन आखिर किसने किया था, और वो राकेश को प्रदीप के नाम से क्यों बुला रहा था? क्या राकेश का कोई राज था जिसकी वजह से ये जुर्म किया गया था, या फिर पूजा अपनी मर्जी से अरमान के साथ कहीं चली गई थी? पुलिस परत दर परत इस केस की सच्चाई जानने में जुटी हुई थी। ये आपके सामने जो राकेश और पूजा श्रीवास्तव रहते हैं, आप लोग इन दोनों को कब से जानते हैं? सर यही कुछ 4 साल से, जब से वो यहाँ रहने आए थे। सर राकेश ने हमें बताया था कि पूजा शादी से पहले सेल्स गर्ल का काम करती थी। उन दोनों ने लव मैरिज की थी, पर शादी के बाद उसने उसको काम करने से मना कर दिया। वो चाहता था कि वह घर पे रहकर घर और परिवार का अच्छे से ख्याल रखे। सर राकेश पूजा से बहुत प्यार करता है, लेकिन पूजा कुछ हमें मूडी सी लगती है। कुछ महीने पहले हमारी कॉलोनी में फंक्शन था, तो हम पूजा के घर में बुलाने गए थे, तो हमने उन दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन सुन ली थी। हमें नहीं जाना है बस। अरे यार कमाल कर रही हो तुम, इतने दिनों से प्रधान बनकर होली के फंक्शन की तैयारियां करवा रही हो, और अब फंक्शन में जाने के लिए नखरा करे क्यों? नखरे? राकेश यही नखरे शादी से पहले आप सर आंखों पर रखते थे और अब इन्हीं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूजा शादी के पहले की बात कुछ और थी यार। अब तो तुम जानती हो कि हम एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहे हैं, महीने की जो इनकम हो रही है उससे गुजारा कर रहे हैं, एक ईमानदारी भरा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना यार। मतलब पूजा राकेश के साथ खुश नहीं है? ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ऐसा लगता है कि पूजा के शौक राकेश की तनख्वाह से कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा लगा ये राकेश का किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर हो? नहीं सर, राकेश तो बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं है। क्या कभी ऐसा लगा कि पूजा का किसी और आदमी के साथ कोई नाजायज रिश्ता है? सर ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर किसी के दिल की बात हम क्या जाने। पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर है जिससे वो बहुत ज्यादा बात किया करती थी। वो नंबर किसी गुंजन शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है, पर वो नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। इस गुंजन का एड्रेस निकलवाओ और वहां जाके इसके बारे में पता करो। और वो राकेश, उसके ऑफिस से कुछ हाथ लगा? नहीं सर, उसके ऑफिस में सब लोग उसके काम से खुश हैं, और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे वो बहुत ज्यादा बात करता। इनफैक्ट दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक किए तो लगता नहीं कि किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। आखिर ये औरत और उसका बच्चा गए कहाँ? सुनिए जरा बाहर आई। हाँ सर। ये गुंजन शर्मा यही रहती है? तो पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर है जिससे वो बहुत ज्यादा बात किया करती थी। वो नंबर किसी गुंजन शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। जी साहब। ये कहाँ गई कुछ पता है? नहीं साहब, उस दिन से दिखी नहीं वो। आखिरी बार कब देखा? परसों 25 अगस्त को। अरे गुंजन कहाँ जा रही हो? अरे भाभी मैं ना अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आके आपसे बात करूँ, ठीक है? ये घर उसी का है खुद का? नहीं साहब, वो तो किराए पे रहती है। किसका मकान? ये अल्ताफ भाई का घर है। गुंजन एक सीधी सादी लड़की है साहब। 6 महीने पहले वो हमारे से किराए पे मकान लेने आई थी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सिलाई और कढ़ाई करके अपने खर्चे निकालती है। गुंजन का कोई दोस्त या रिश्तेदार जो उसे मिलने आता हो? नहीं साहब, वो अकेली ही रहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उससे मिलने के लिए आज तक कोई आया नहीं। आपको कुछ आइडिया है कि वो यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी? नहीं साहब, वो तो नहीं मालूम। ना उसने कभी बताया, ना मैंने कभी कोई देखा। कोई अंदाजा है कि अभी वो गई कहाँ है? नहीं साहब, वो तो नहीं मालूम। कल डीएसपी साहब के पास चलेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर, पूछताछ के दौरान पता चला कि गुंजन 25 अगस्त को अपने घर से एक बैग लेके निकली थी, उसके बाद वो वापस लौटी ही नहीं। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पूजा का गुंजन के साथ सबसे ज्यादा बात करनी। फिर 25 अगस्त को गुंजन का बिना किसी को बताए अचानक कहीं चले जाना, और 26 अगस्त को पूजा का भी गायब हो जाना। मामला गले नहीं उतर रहा है। सर एक मिनट। हेलो, क्या?
सर गले पे निशान है, गला घोट के मारा गया है। ये मामला किडनैपिंग और कत्ल का लगता है। सिंह, इसमें या तो बेवफा आशिक का हाथ है या फिर बेरहम पति का। सर पूजा की बॉडी तो यहाँ पे है, लेकिन उसका बच्चा अरमान कहीं नजर नहीं आ रहा। सोचने की बात तो है, लेकिन बच्चे तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि पूजा ढाबे से 8 किलोमीटर दूर यहाँ अतरौनी में पहुंची कैसे। लगता है टायर पंक्चर हो गया है। सामने ढाबा है, मैं वहाँ ले देता हूँ। आप टायर चेंज कीजिए, मैं जरा ये ढाबे में वॉशरूम होकर आती हूँ। पूजा! गांव के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर, अपने बच्चे के साथ लापता दिखाई दे रही पूजा की मौत से इस केस में सनसनी फैल गई। अब तक पुलिस को यह शक था कि ये सब कुछ पूजा के किसी आशिक या पूजा के पति राकेश का किया कराया था, लेकिन पूजा के कत्ल से इस केस में कई पेचीदगियां बढ़ गई थी। अरमान अब कहां था और किसके साथ था? क्या वो भी किसी साजिश का शिकार हुआ था? सच की तलाश में पुलिस ने फौरन पूजा के गांव वालों से पूछताछ शुरू की और इस पूछताछ में जो बातें सामने आई वो काफी चौंका देने वाली थी। गांव के बाहर जो लाश मिली है उसके आसपास तुमने किसी को देखा है? हाँ से एक आदमी को जाते हुए देखा था। क्या आप उस शख्स को पहचान सकते हैं? नहीं साहब, उसने कुछ काला सा टोपा डाल रखा था तो उसकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन हाँ इतना याद है कि उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। लेकिन जब तक मैं उसके नजदीक पहुंचता वो अपनी बाइक पे बैठ के चला गया। सिंह, आसपास की पुलिस बीट चौकियों से पता करो कि कल कौन सा पुलिस वाला पेट्रोलिंग पे था, खास तौर पे जिसके पास खुद की बाइक हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि पूजा के कत्ल में आखिर एक पुलिस वाले का क्या संबंध हो सकता है। आपकी पहचान में कोई पुलिस वाला है? नहीं सर। याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में आपको या पूजा को कोई पुलिस वाला मिला हो? नहीं सर। अच्छा, आप किसी गुंजन शर्मा को जानते हो? पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में गुंजन शर्मा का नंबर मिला है। नहीं। देखिए, हमसे कुछ छुपाइए मत, आपके बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। सर, मेरी पूजा तो नहीं रही। मेरे अरमान को ढूंढ लीजिए सर, मेरे अरमान को ढूंढ लीजिए प्लीज। सर अतरौनी के पास के कुल 15 पुलिस चौकी में पूछताछ की, लेकिन उस दिन उस गांव में किसी भी पुलिस वाले का आना जाना नहीं हुआ। सिंह, पता करो कि आगरा और उसके आसपास हाल फिलहाल में कोई भी पुलिस वाला कहीं सस्पेंड हुआ है क्या? अगर हुआ है तो उसका पूजा और राकेश से क्या संबंध है? ये राकेश जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर, अरे ये क्या है? अरे देखो और ऐश करो। गिफ्ट। वाओ, अच्छी है ना? बहुत प्यारी साड़ी है। हमें तुम्हारा यही अंदाज तो अच्छा लगता है, और तुम्हारी ये वर्दी। और अगर ये वर्दी नहीं रही तो तुम हमको छोड़कर चली जाओगी। तो तुम क्या बोल रहे हो? हमने तुमसे एक झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त को सुबह 8 और 10 के बीच पूजा को गला घोट के मारा गया। फिजिकल असॉल्ट या मोलेस्टेशन के कोई निशान? नहीं सर। और वो सस्पेंडेड पुलिस वाले के बारे में जो पता करने के लिए कहा था, उसका कुछ पता चला? उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। सर आगरा है उसके आसपास के किसी भी पुलिस थाने में पिछले 2 साल में कोई भी पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ है। आखिर ये पुलिस वाला हो कौन सकता है? सर ये गुंजन के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक 26 तारीख को उसकी मोबाइल की लोकेशन ढाबे की थी। सर इस पूजा और अरमान की किडनैपिंग और पूजा के मर्डर में इस गुंजन का कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुंजन भी 25 अगस्त से लापता है। इसका फोन ऑन हुआ? नहीं सर, अब तक नहीं हुआ। सिंह, इस केस में गुंजन का मिलना बहुत जरूरी है।
पता करो कि गुंजन का सिम कहाँ से खरीदा गया था, ताकि उसकी हिस्ट्री निकालकर ये पता कर सके कि गुंजन और पूजा का आपस में क्या कनेक्शन है। सर गुंजन और पूजा एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर राकेश ने ये क्यों कहा कि वो गुंजन को नहीं जानता? किसी गुंजन शर्मा को जानते हो? नहीं। एक काम करो, राकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करो, क्या किसी ने गुंजन और पूजा को आपस में मिलते हुए देखा है? और ढाबे पे भी पूछो, क्या 26 अगस्त को किसी ने गुंजन को वहां देखा है? आखिर पता तो चले कि गुंजन वर्दी वाले और राकेश का आपस में कनेक्शन क्या है। सर अबे पगला क्या हो क्या? हाँ, पुलिस के रडार में हमारा भी फोन होगा। अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ ना तो बता रहे तुमको, तुम भी नहीं बचोगे। चलो फोन रखो अभी। क्या आपने कभी इस लड़की को पूजा के साथ या पूजा के घर आते जाते देखा है? हाँ सर, ये तो गुंजन है, ये अक्सर पूजा के घर आती रहती थी। अच्छी सहेलियां थी सर, पूजा और वो दोनों साथ में स्कूल में पढ़ती थी। फिर गुंजन शायद पता नहीं कहाँ चली गई और अब 5-6 साल बाद फिर मिले दोनों। उनका स्कूल कौन सा? सर ये तो कभी पूछा ही नहीं मैंने। अच्छा, आपने कभी गुंजन और पूजा के बीच अनबन होते हुए देखा है? नहीं सर, वो दोनों तो बहुत सीधी सादी लड़कियाँ थी। सर ये गुंजन और पूजा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर कौन सा स्कूल ये नहीं पता। गुंजन के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी सिम कार्ड टुंडला से खरीदा था, जो आगरा से करीब 28 किलोमीटर दूर एक शहर। जिस एड्रेस पे ये सिम रजिस्टर्ड है वहां पता करो, हो सकता है गुंजन वहीं मिले। लेकिन राकेश का गुंजन को ना पहचानने वाली बात खटकती। हो सकता है कि वो हमसे कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है, क्योंकि गुंजन की लास्ट मोबाइल लोकेशन 26 तारीख को ढाबे की थी और उस वक्त ये राकेश भी वहीं था। हालांकि जब हमने ढाबे के स्टाफ को गुंजन की फोटो दिखाई, किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। सर आपका शक सही हो सकता है राकेश और गुंजन के बीच एफआईआर चल रहा और पूजा और अरमान रास्ते का कांटा बन रहे हैं। हो सकता है, लेकिन ये राकेश सच तो बोलेगा नहीं। इसका कच्चा चिट्ठा हमें इसके सामने रखना होगा। हो सकता है टुंडला से हमें कोई सबूत मिले। अपनी बहन को कहाँ छुपा के रखा है? सच बता। छुपा के? सर हम तो उससे खुद ही 6 महीने से नहीं मिले। एक गुंजन एक मर्डर केस में शक के दायरे में, अगर तू उसे छुपा रहा है तो खुद अंदर जाएगा। सर हम क्यों छुपाएंगे कुछ, हम सच बोल रहे हैं। वो एक अच्छी लड़की है, वो तो घर बेचने की बात पे हमारी अनबन हो गई और नाराज होकर वो आगरा चली गई। पूरी बात बता। सर ये हमारा पैतृक घर है, वो इसे बेच के आगरा में एक फ्लैट लेना चाहती थी जिसमें वो अपना टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोल सके। हमने मना कर दिया और गुस्से में आके यहाँ तक कह दिया कि इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस इतनी सी बात है सर। और इतनी सी बात पे तुझसे 6 महीने से नहीं मिला, पुलिस को समझता क्या है बे तू? सर उसने खुद ही बोला था कि हमसे कांटेक्ट मत करो, फिर हमको भी थोड़ा सा ईगो आ गया बस। ये पूजा और गुंजन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कौन सा स्कूल है वो? सहारनपुर में आर्या पब्लिक स्कूल में 2-3 साल साथ पढ़ी थी, फिर बापूजी का देहांत हो गया तो उसको वापस यहाँ टुंडला आना पड़ा। सहारनपुर? जी, लेकिन सर हमारी बहन बहुत अच्छी लड़की है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आपको कुछ गलतफहमी हुई लग रहा है। पूजा की मौत की गुत्थी इस केस के हर मोड़ पर और भी उलझती जा रही थी। पूजा के साथ गुंजन का मोबाइल लोकेशन मिलना कई सवाल खड़े कर रहा था। आखिर कहां थी गुंजन और उसका पूजा की मौत और अरमान के लापता होने से क्या कनेक्शन? अरमान इस वक्त जिन लोगों के साथ था वो लोग कौन थे और अरमान इनके पास कैसे आया था? क्या पूजा के बाद अरमान की जान को भी खतरा था? अब तक की घटनाओं से एक पुलिस वाले का नाम सामने आया था। आखिर कौन था ये पुलिस वाला और पूजा के कत्ल में उसका क्या रोल था? इस केस का अगला पड़ाव पुलिस के लिए इतना चौंका देने वाला था कि इस पड़ाव के बाद इस केस की दिशा और दशा दोनों की बदल गई। सर ये पूजा सहारनपुर से थी, तो हो सकता है कि राकेश भी उससे सहारनपुर में ही मिला। सहारनपुर में राकेश के बारे में पता करो, खबरी को बोलो कि राकेश पे नजर रखे। मैं राकेश के घर का सर्च वारंट निकलवाता हूँ। अब तो इस गेम की बैंड बजानी ही पड़ेगी। ये लो पैसे और अब यहाँ से दफा हो जाओ। दफा हो जाऊं? अभी तो कमाई करने का मौका मिला है। प्रदीप सिंह, हाँ गुप्ता बोलो। क्या? ठीक है तुम वहीं रुको, सिकंदर हाईवे ले चलो जल्दी। सलाम साहब। कहाँ पे? सर इधर से। लाश पूरी तरह सड़ चुकी है, आसपास चेक करो कुछ मिलता है क्या?
सर, ये बैग मिला है, लगता है इसी का है। चेक करो सर। पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर है जिससे वो बहुत ज्यादा बात किया करती। वो नंबर किसी गुंजन शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। हाँ सर, ये तो गुंजन है, ये अक्सर पूजा के घर आती रहती थी। टिकट ले जाके पता करो कि बस का रूट क्या है, उसके साथ आईडी भी ले जाओ। चेक करो कि 25 अगस्त को बस में यही ट्रेवल कर रही थी या कोई और। सर ले जाओ। पूजा अपने बेटे के साथ एक ढाबे से गायब हुई थी। गुत्थी के सिरे तलाशती पुलिस को उसकी लाश मिली और अब उसकी सहेली गुंजन की लाश ने तो केस को एकदम से पलट कर रख दिया। बड़ा सवाल अब भी ये था कि बच्चा कहाँ था। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुंजन का मर्डर पूजा के मर्डर से एक दिन पहले मतलब 25 अगस्त को शाम 5 से 7 के बीच किया गया। दोनों को मारने का तरीका एक ही, गला घोट के। और सर गुंजन के बॉडी के पास हमें उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिला। और सर हैरानी की बात यह है कि 26 अगस्त को गुंजन के मोबाइल की लोकेशन पहले ढाबे की थी और फिर उस लोकेशन की थी जहाँ पे पूजा को मारा गया। सर अगर गुंजन 25 तारीख को मर चुकी है तो उसकी मोबाइल की लोकेशन उन दो जगहों की कैसे हो सकती है? सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुंजन और पूजा दोनों का कातिल कोई एक ही है, जिसने पहले गुंजन का खून किया फिर गुंजन का फोन अपने पास रखा। इसलिए गुंजन और पूजा दोनों के मर्डर स्पॉट पे वो फोन एक्टिव था। लेकिन ये सब कुछ पता लगाने के लिए हमें गुंजन की कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से खंगालना होगा। पता करो कि 25 अगस्त से 2 हफ्ते पहले तक गुंजन के नंबर पे कहां से कॉल आए और उसने किसे किसे कॉल किया। सिंह, इस केस में जरूर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने तो है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। सर गुंजन के कॉल रिकॉर्ड में ये नंबर मिला है जिससे गुंजन ने 24 और 25 अगस्त को 4 से 5 बार फोन किया और उस नंबर से भी गुंजन को 3 से 4 बार कॉल आए। सर ये नंबर किसी वीरेन चुग के नाम पे रजिस्टर्ड है। जब हमने वीरेन चुग से बात की तो उसने कहा कि वो तो गुंजन को जानता ही नहीं, लेकिन वो पूजा को जानता है। हेलो सर, अभी मैंने राकेश की गाड़ी में एक लड़की को बैठते देखा। देखो हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों हमारा पीछा कर रही हो तुम? अरे इतने सारे पैसे तो दे चुके हैं यार तुमको। अरे हम माफी मांगते हैं उस बात की तुमसे। हम बताते हैं सर, हमने झूठ बोला कि हम गुंजन को नहीं जानते, क्योंकि सर हम डर गए थे कि कहीं सच का पता आपको चल गया तो आप एक बात से दूसरी बात को जोड़ न लें और पूजा का केस हम पर भारी न पड़ जाए। बाकी सर हमने और कोई झूठ नहीं बोला, सच कह रही है सर। सर वो झूठ बोल रहा है, उसका नाम राकेश नहीं है, प्रदीप सिंह है। उसकी शादी हमारी दीदी माधुरी के साथ बरेली में हो रखी थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद एक दिन जब वो घर आया तो बहुत घबराया हुआ था। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ? घबराए क्यों? बता रहे 2 मिनट में आकर बता रहे हैं। जीजाजी हुआ क्या? क्या हुआ कुछ तो बताइए। ये 25,000 रुपया रखो, इससे काम चलाना, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे जीजाजी आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही हमें। हम कोई पुलिस वाले नहीं और अगर इस वक्त यहाँ पर रहे तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ सर, हम झूठ बोले थे कि हम पुलिस वाले हैं, क्योंकि वर्दी पहनने के बाद हमको इज्जत और रौब मिल रहा था। लोग आते जाते हमको सलाम ठोकते थे साहब, और जब बीवी के साथ बाजार में जाते थे तो खाना पीना फ्री में मिल जाता था और इस वर्दी के कारण पैसा भी मिल जाता था हमको। इसी झूठी शोहरत की लालच में हम दुनिया वालों से झूठ बोले। सर 5 साल तक हमारी बहन ने उसका पागलों की तरह इंतजार किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो वापस आएगा। हमने भी ढूंढने की उसे बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं पता चला।
लेकिन अब से 3 महीने पहले हमारे एक जानकार मोहन भैया ने उसे आगरा में देखा। हाँ माधुरी, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा प्रदीप आगरा के वशिष्ठ कॉलोनी में राकेश श्रीवास्तव के नाम से रह रहा है और वो वहाँ किसी बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर का काम कर रहा है। क्या? तो भैया आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आए उन्हें? अरे हम तो उससे मिले ही नहीं माधुरी, लेकिन इतना पता चला कि वो शादी कर लिया है और उसका एक बच्चा भी है। नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ज्यादा नाटक मत करो। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हारी बेवफाई के बारे में जानकर 3 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। बोलो। आत्महत्या? रीटा ने तो हमको इसके बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं। सर, झूठे से झूठ बोलकर हमने कोई गलती नहीं की है। उसकी वजह से हमारी बहन ने आत्महत्या की। तभी हमने सोच लिया था कि हम इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए हम 1 महीना पहले आगरा आए और सीधा उसके घर के पास जाकर उसे धमकी दी। अगर तुमने हमारी दीदी के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो तुम्हारा सारा झूठ तुम्हारी इस दूसरी बीवी के सामने रख देंगे। देखो मेरी सर, ये सच है कि हम नकली पुलिस ऑफिसर बनकर बहुत गलत किए। बरेली से भागने के बाद जब हम सहारनपुर आए, तब भी हम 1-1.5 साल तक इस वर्दी का इस्तेमाल करते रहे और इस दौरान हमको पूजा से प्यार हो गया। पूजा को भी हमारी वर्दी का रौब अच्छा लगता था, इसलिए हम दोनों शादी कर लिए और इसलिए हम पूजा को सब सच बता दिए। क्या तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम पुलिस वाले हो? लेकिन हम कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किए, बस यूं ही। पर तुमसे शादी करने के बाद अब हम ये झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहते। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। सर, हम सच कह रहे हैं। हमने प्रदीप से पैसे सिर्फ उसे परेशान करने के लिए मांगे थे, लेकिन सर हमने किसी का खून नहीं किया है। खून किया है या नहीं इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन ब्लैकमेल करने के जुर्म में तुम्हें हवालात की हवा तो खानी ही पड़ेगी। ये 2 सिम वाला फोन, एक से रीटा को फोन करता था ना, ताकि किसी को पता न चले। ये नंबर तूने किसी को दिया भी नहीं था। बोल, पूजा और गुंजन को क्यों मारा? सर, माँ कसम क्या कहते हैं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। हम झूठ नहीं बोल रहे सर। पूजा से तो हम बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं सर। सर, आपसे गुजारिश है, हमारे अरमान को कहीं से भी ढूंढ लाइए सर। अब जब तक वो मिल नहीं जाता और तुम्हारा सच सामने नहीं आ जाता, तुम हमारे मेहमान ही रहोगे। सर, सर प्लीज सर। सर, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। सिंह, एक बार फिर वीरेंद्र चुग से मिलते हैं, जिनका नंबर हमें गुंजन की कॉल रिकॉर्ड से मिला था। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। और इसे? हाँ सर, ये वही औरत है जो अपना बच्चा हमें देने वाली थी। सर, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और हमें एक बच्चे की चाह थी, तो पूजा ने हमें बताया कि उसके पास एक ऑफर था। सर देखिए, आप तो जानते ही हैं कि अडॉप्शन एजेंसी से बच्चा अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता। रिजेक्शन भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहे तो मैं बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आपको बच्चा दिला सकती हूँ। वो दरअसल मुझे मेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए, 9 लाख रुपए। उसके बदले मैं आपको अपना बच्चा दे सकती हूँ। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। अगर आप चाहते तो मैं किसी भी कानूनी कागज पर अपनी साइन कर दूंगी और आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं अपना बच्चा कभी वापस नहीं लेने आऊंगी। थैंक यू। तो अब वो बच्चा कहाँ है? सर, बच्चा हमारे पास नहीं है। हम बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे और 27 तारीख को बच्चा हमारे पास आने वाला भी था। सर, हमने 25 तारीख को पूजा का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। 26 तारीख को सर उसका एक मैसेज रिप्लाई आया, डील कैंसिल। उसके बाद पूजा का फोन स्विच ऑफ हो गया। ये पूजा अपने पति की बीमारी का बहाना बना के बच्चे को बेचना चाहती है। बात को समझ में नहीं आया। हैरानी की बात है कि बच्चे को बेचा भी नहीं गया और बच्चा गायब भी हो गया। सर, ये हो सकता है क्योंकि पूजा और गुंजन साथ में मिले हुए, क्योंकि सिम कार्ड गुंजन के नाम पे था और बात पूजा करती थी। और पूजा को पैसे का लालच भी था। वो अपने पति राकेश के रहन सहन से खुश नहीं थी और गुंजन भी प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से लड़कर आई। सर, क्या ये मुमकिन है कि पूजा और गुंजन ने मिलकर ये प्लान बनाया कि बच्चा बेच के आगरा से कहीं दूर जाके सेटल हो जाए? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गुंजन का कत्ल पूजा के कत्ल से पहले हुआ। तो हो सकता है कि राकेश को इनकी प्लानिंग के बारे में पूरा पता चल गया, इसलिए उसने रीटा के साथ मिलकर पूरा कांड किया और अब हमसे झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो वर्दी वाला राकेश ही हो। एक बात और सर, गुंजन की लाश हमें हाईवे के पास मिली। ये वही हाईवे है जो गुंजन के गांव की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि राकेश को पता था कि गुंजन कौन सी बस से जाने वाली है। सिंह, हाईवे पे जहां भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज मंगवाओ। जी सर। हमारा बच्चा चाहिए।
एक मिनट, शांत हो जाइए। उसने हमारा बच्चा चुरा दीजिए साहब। बताइए बात क्या है? हम दोनों रोज रात को खाना खाने के बाद अपने बच्चे के साथ घूमने जाते हैं साहब। आज भी गए थे तो पुलिस वाला होने की वजह से साहब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक से उसने। आप लोगों ने इस वर्दी वाले को पहले भी देखा था? जी साहब, कल भी हमारे पास से गुजरा था साहब। शक्ल याद है उसकी? नहीं साहब, उसके सर पे हेलमेट था टिंटेड ग्लास का, इसलिए हम कुछ नहीं देख पाए साहब। ये सब नहीं पता साहब। आप बच्चा ला दो, मेरा बच्चा। उसने कुछ काला सा टोपा डाल रखा था तो उसकी शक्ल नहीं देख पाया। एक और वारदात, एक और बच्चे का गायब होना और एक बार फिर से वर्दी वाले बच्चे चोर का आतंक। आखिर कौन था यह शख्स और ये अगवा किए गए बच्चों के साथ करता क्या था? ये केस पुलिस के सामने आया अब तक का सबसे संजीदा केस था। पूजा का कत्ल, अरमान का लापता होना और अब सामने आई नई वारदातें इस केस को कई उलझनों में जकड़ रही थी। सिंह, ये वर्दी वाला तो कातिल के साथ साथ बच्चा चोर भी। राकेश के बेटे अरमान के साथ अब इनका चिंटू गायब। ये गुत्थी तो बच्चा चोर गैंग की तरफ इशारा करती है। पर अब तक हमें लग रहा था कि वो वर्दी वाला राकेश था, लेकिन ये राकेश तो लॉकअप में बंद है। सर ये देखिए, ये वही बस है जिससे गुंजन आगरा से टुंडला की तरफ निकली थी। और सर अब ये देखिए, यहाँ पे बस के पीछे बाइक पे वर्दी वाला। स्टॉप करो, जूम करो। ये बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इससे बाइक के ओनर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे घर को छान मारो। सर बहुत शौक है ना तुझे वर्दी खेलने का? तुझे असली वर्दी का खेल दिखाता हूँ। चल हुआ क्या साहब? डाल दो गाड़ी में से। संभाल के सर, अंदर से बच्चा मिला। साहब हम ही वो नकली पुलिस वाले, पैसों की लालच और वर्दी की आड़ में हम ही बच्चों को अगवा किया करते थे। मतलब इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड तू ही है? नहीं साहब, हम नहीं, पूजा साहब। पूजा? जी साहब, पूजा को हम तब से जानते हैं जब वो गुंजन के साथ स्कूल में पढ़ती थी। गुंजन ने उसे बताया था कि विनोद भैया के पास काम नहीं है, काफी परेशान रहते हैं। लेकिन पूजा ऐसा कर क्यों रही? साहब वो राकेश की कमाई से खुश नहीं थी और ऐसे अनाथालयों को जानती थी जहाँ से वो उन लोगों के नंबर निकाल लेती थी जिन लोगों को बच्चे चाहिए थे। लेकिन बच्चे आते कहाँ से? साहब हम बच्चे कहीं से भी चुरा लेते थे। तो उसे मारा क्यों? किस बात के लिए हम तुम्हें ज्यादा पैसे दें? अब तक तुझसे पे की बच्चा चुराया है, और क्लाइंट ढूंढने से लेकर बच्चा चुराने तक पूरा दिमाग हमारा होता है, तुम्हारा नहीं। जो भी पैसा कमाते हैं ना, वो वर्दी की वजह से कमाते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम नहीं तो कोई और सही। 28 अगस्त को हमें कुछ भी करके चुग और उसकी पत्नी को बच्चा देना था। हमने सोचा ये डील हम अकेले कर लें और पूरा पैसा ले लें और पूजा वो साइड कर दें। मतलब गुंजन भी तुम्हारी पार्टनर? नहीं साहब, गुंजन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। गुंजन को किसने मारा? साहब एक दिन गुंजन पूजा के घर गई और गलती से उसका मोबाइल पूजा के यहाँ ही छूट गया। इत्तेफाक से उस दिन पूजा का मोबाइल खराब था। गुंजन के मोबाइल से उसने चुग को फोन लगा लिया। दूसरे दिन गुंजन अपना मोबाइल वापस ले आई, तभी चुग का मैसेज गुंजन के मोबाइल पे आया। ये तुम्हारा एसएमएस है ना, जो तुम्हारे क्लाइंट ने भेजा था और गलती से मेरे मोबाइल में आ गया और मैंने पढ़ भी लिया है। तुम्हारा और पूजा का भांडा तो मैं पुलिस और गांव वाले में जाके फोड़ती हूँ। और हाँ, तुम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना, मैं तो चली जाऊंगी आराम से टुंडला, और देखना वहां पे ना प्रॉपर्टी बेच के आगरा में फ्लैट लूंगी, और तुम और पूजा सड़ते रहना जेल में। हम डर गए साहब। हमने सोचा कि अगर पूजा पकड़ी जाएगी तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसीलिए जब वो 25 तारीख को आगरा से निकली ना, और पैसों के लालच ने तुमसे पूजा का खून करवा दिया। ढाबे के पास हाईवे पे कील तुम्ही ने रखे थे ना। तुम्हें पता था कि पूजा राकेश के साथ एक दिन के लिए दिल्ली घूमने जा रही है। जी साहब। पूजा क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है। 10 लाख का आसामी है। हाँ, तुम अपना 70% रख लेना। पर विनोद, राकेश मेरे साथ है, वो वहाँ टायर चेंज कर रहा है। टायर चेंज कर रहे हैं तो आधे घंटे गैंग ही जाएंगे। अरे यार, चलो चलो, तुम बचा तुम्हारा।
बच्चे को तूने चुक को तो नहीं दिया? नहीं साहब, हमारे पास एक दूसरी पार्टी भी थी जिसको बच्चा चाहिए था। हमने वो बच्चा उस पार्टी को 3 लाख में बेच दिया। एक तो पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस को बदनाम करता है, दूसरा मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करता है। साहब, पूजा का लालच ही उसके नाश का कारण बना। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी मंजिल की तरफ ध्यान देना उसने कभी जरूरी ही नहीं समझा। विनोद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस रैकेट का पता लगाकर न जाने ऐसे कितने ही बच्चों की जिंदगियां बचा ली जो शायद होश संभालते ही जुर्म की काली दुनिया में कदम रखने वाले थे। ईमानदारी, मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। इसलिए मंजिल के ख्वाबों को नजरों में समाने से बेहतर है कि नजरें रास्ते पर टिकी हों ताकि कोई गलती ना होने पाए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। और एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन ऋतु गायब हुई, तुमने तो कहा था कि घर से तुम बाहर ही नहीं निकलती। कहाँ गई थी? गई थी ना बाहर, मैं मंदिर। कौन से मंदिर? इच्छा पूर्ति मंदिर, वो पीछे है ना, पास में ही तो है, वहीं गई थी। ये फोटो निकालो। ये फोटो लो और इच्छा पूर्ति मंदिर जाओ, पता करो कि ये वहां गई भी थी या नहीं। पता तो चले सच बोल रही है या झूठ। मेरी लाली के बारे में कुछ पता चला साहब? फिलहाल तो नहीं पता चला है। क्या ये? साहब, वो मैं उस दिन खाई में थी तो। ऐसी कैसी खाई? इतनी छोटी बच्ची नहीं दिखी तुम्हें? चलो मान लेते हैं कि तुम जल्दी में थी, बच्ची को धक्का लगा, लेकिन पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। साहब, बाद में मेरे को बुरा लगा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा होता तो उसके साथ भी यही करती तुम? तुम्हें इल्जाम लगाया था ना ऋतु पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतु से बदला लेने के चक्कर में तुम्ही ने उसे गायब किया? मेरी लाली को ऋतु नहीं मारा था। साहब, ऐसा आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ साहब। मैं किसी बच्ची को काय को मारेगी साहब? और ऋतु तो मेरी लाली जैसी है साहब। साहब, आप बरोबर बोले कि मैं ऋतु को पसंद नहीं करती, लेकिन साहब मैं उसको मारेगी नहीं। बहुत दया आती है साहब उसकी। बेचारी का तो नसीब ही खराब है। साफ साफ बताओ क्या बोलना चाहती हो? ऋतु के माँ बाप को तो उसकी कुछ परिचय नहीं है। आखा दिन वो इधर उधर घूमती रहती है। पहले तो लाली के मर्डर के लिए ऋतु पर इल्जाम लगा रही थी, और अब तुम्हें ऋतु के लिए बुरा लग रहा है। साहब, ऋतु तो मेरी लाली जैसी है। मैं इसको कभी नहीं मारेगी साहब। काय को उसको मारेगी? नहीं साहब। ठीक है, मंदिर में या मंदिर के आसपास किसी ने तुम्हें आते जाते देखा नहीं। सच बताओ, कहाँ गई थी? अगर यहाँ नहीं बताओगी तो लॉकअप में ले जाके पूछेंगे, और लॉकअप में हम किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते। शनिवार बाबा के मंदिर गई थी मैं। ओ हाँ, शायद। कौन? वो तांत्रिक है। तांत्रिक? हाँ, वो बेटा, मैं उनके पास 3-4 बार पहले भी गई हूँ। वो कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुझ में अंदर से माँ बनने की इच्छा पैदा हो। वो तेरे लिए मैं डाइट का खाना बनाती हूँ ना, तो बाबा जी की दी हुई थोड़ी सी बबूती उसमें मिला के तुझे खिला देती हूँ, और कुछ नहीं बच्चे। मैंने वो ये चक्कर क्या है? जो बच्ची है आपकी, उसकी तो आप कोई परवाह नहीं करते, फिर से बच्चा चाहिए। सर ऋतु हमारी बेटी नहीं है, शी इज अडॉप्टेड। उसे गोद लिया था हमने। एक बच्चे को गोद लेना खिलौना खरीदने जैसा नहीं है कि जब मन भर गया तो उसे फेंक दिया जाए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक ऐसा दायित्व है जिसे शायद ऋतु के माता पिता और दादी कभी समझ ही नहीं पाए। सर,
नीलम के कॉल रिकॉर्ड से ऐसे किसी भी शख्स का नाम सामने नहीं आया जो रितु को गायब करने में उसकी मदद कर सके। सर, फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन रितु गायब हुई, नीलम की लोकेशन सोसाइटी की थी। वो पूरे दिन सोसाइटी में ही थी। हाँ, लेकिन उसने इल्जाम लगाया कि रितु की फैमिली उसे लाइक नहीं करती। क्योंकि रितु उनकी सगी बेटी नहीं है बल्कि एडॉप्टेड है। मुझे भी अभी पता चला, और हो सकता है कि इसीलिए वो लोग रितु के साथ में बुरा सलूक करते हैं। गोखले, गोद लिए हुए बच्चों के घर से भाग जाने के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि रितु भी भाग गई हो सकता है सर, स्पेशली जब उसे किसी ने उकसाया हो। गोखले, मुझे लगता है कि उसकी गुमशुदगी इस एडॉप्शन के एंगल से जुड़ी हुई, या फिर हो सकता है कि उसे किसी से डर था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रितु ऐसा कुछ जानती हो जो किसी और को ना पता हो। जो भी है गोखले, लेकिन अगर रितु घर से भागी भी है तो उसकी जान को बाहर उतना ही खतरा है। क्योंकि इन सारे केसेस में रितु का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 2 बच्चियों की हत्या और अब खुद रितु का गायब हो जाना। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए, हमें उसे ढूंढना पड़े। ओके सर। सच चाहे जो भी हो, लेकिन रितु की गुमशुदगी के पीछे उसके परिवार की लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण था। और पुलिस के अनुसार रितु की गुमशुदगी जो सिर्फ हादसे नहीं थे बल्कि सोची समझी हत्याएं थी। आई होप वो ठीक हो। मैंने ही उसका नाम रितु रखा था। 2 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही एक्टिव थी, सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती थी। लेकिन घर पे तो बड़ी चुपचाप और सहमी सहमी से है। सरप्राइजिंगली सर, एक्चुअली हमारे यहाँ एक पॉलिसी है हर 3 साल के बाद अडॉप्ट किए गए बच्चे की अपडेट करने की, वो फैमिली में एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। जब वो 5 साल की हुई तब तो हमने मीटिंग की थी, पर जब वो 8 साल की हुई तब क्या? तब हमने उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसकी फैमिली ने कोई टाइम ही नहीं दिया, हमेशा हमें अवॉइड करते थे। और आखिरकार उन्होंने हमें फोन पे बात करवा दी और बस मामला खत्म हो गया। बच्ची के असली माँ बाप के बारे में जानकारी देंगी? जी नहीं सर, वो तो हमें रास्ते पे मिली थी। हमने पेपर में इश्तिहार भी दिया था, FIR भी दर्ज करवाई थी रूल्स के मुताबिक, पर आज तक किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक हंसती खेलती नॉर्मल बच्ची की ये हालत कर दी तुम लोगों ने। ऑर्फनेज से भी बात की हमने। सोसाइटी के एक एक आदमी को पता है तुम लोगों ने रितु के साथ कैसा सुलूक किया। सीधे सीधे बोल, क्या किया रितु के साथ? पहले गोद लिया और जब ऊब गया तो छुटकारा पाने के लिए मार दिया उसे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम सिर्फ थोड़ा सा सख्त थे उसके साथ सर, कुछ भी नहीं किया हमने। हाँ सर, हमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो तो बच्ची बिगड़ ना जाए। ये नाटक मेरे आगे मत करना। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी तुमसे लिखवानी पड़ी हमें। कितनी परवाह है तुम्हें उस बच्ची की, हम जानते हैं। सर, हमने जो रितु का फोटो सर्कुलेट करवाया था काम कर गया है। दहिसर के किसी एरिया में उसे स्पॉट किया गया। दहिसर? पता करो दहिसर में एग्जैक्टली कहां देखी गई थी। आसपास का एरिया स्कैन करो, लोगों से पूछताछ करो। ओके सर। इस बच्ची को देखा है कहीं? देखा तो है, एक औरत थी इसके साथ। मैंने ही नहीं छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? मेगा सिटी शॉपिंग सेंटर मॉल पर। अच्छा, जो औरत थी उसकी शक्ल याद है? शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। स्केच तो बनवा सकते हो ना? थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। इस बच्ची के साथ एक औरत थी जो इस मॉल में आया था, तो जानते हो इसके बारे में? हाँ साहब, ये बच्ची के साथ एक औरत तो आई थी, क्योंकि ये बच्ची गिर गई थी साहब और बहुत रो रही थी, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आए, बाहर से बाहर ही चले गए। अच्छा, जो औरत थी उसकी शक्ल याद है आपको? शक्ल तो पूरी तरह से याद नहीं है साहब। स्केच बनवा सकते हो? कोशिश करूंगा। सर, तीनों से ही पूछताछ की है। तीनों ने जो डिटेल्स दी है उसके हिसाब से हमने स्केच मंगवाया। किसी और को पहचाना उन तीनों ने? नहीं सर। सर, नीलम, मीरा, क्षितिजा और रितु की मां श्रुति, इन सभी के फोटो दिखाए। इनमें से किसी को नहीं पहचाना। उनका कहना है कि ये औरत कोई और ही है। सर, बात करने पर ऐसा लग रहा था कि खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर उन्हें स्केच बनवाया। सर, मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्केच से कुछ हासिल हो। आई नो गोखले, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय स्केच के। एक काम करते हैं, सुलेखा सोसाइटी में चल के ये स्केच वेरीफाई करते हैं।
क्या चालू है इधर? सब पता नहीं है कौन है, हमारी सोसाइटी में आके हम ही से काम छीन रही है। तूने ठेका ले रखा है इस सोसाइटी में काम करने का कि केवल तू ही काम करेगी? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इधर कैसा है कि सभी लोग हम ही लोग को काम पे रखते हैं। हम लोग इधर कितने सालों से काम कर रहे हैं। और अमन सर को अगर काम वाली चाहिए तो मेरे को बताते ना, कि पता नहीं कौन है ये। अमन? लेकिन अमन के उधर तो मीरा काम करती है ना। वही तो साहब, पता नहीं किधर है वो। 2-3 दिन से काम पे भी नहीं आई है। हम लोग को बोल के जाती तो ये घुसती नहीं ना। ठीक है अपना अपना काम करो, जाओ चलो जाओ जाओ जाओ। मुखले, ऋतु 2 दिन से गायब है और मीरा भी 3 दिन से नहीं है। ऋतु का गायब होना और मीरा का नहीं आना ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं? मीरा इज वेरी गुड। मैं तो सभी को कहता हूँ कि घर में बच्चे हो तो मीरा को ही रखे। मतलब जैसे सोसाइटी के लोग बताते हैं, मीरा को सोसाइटी के बच्चों से लगाव था, खास करके ऋतु से। हाँ सर। गोखले, अब तक हम सोच रहे थे कि कहीं ऋतु को कोई नुकसान न पहुंचाना चाहता हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतु को उसके माँ बाप से बचाने के लिए अगवा किया गया हो? सर मीरा के घर जाके पूछताछ करो, देखो क्या मिलता है। ओके सर। और तीसरी बच्ची ऋतु लापता थी और उसकी तलाश ने पुलिस को पहुंचाया मीरा की मौत तक। और विडंबना यह थी कि हर एक नई वारदात थी पुलिस के लिए नई बढ़त साबित हो रही थी। लेकिन अपराधी तक पहुंचने के लिए कभी ना कभी पुलिस का उससे एक कदम आगे पहुंचना बहुत जरूरी था। वक्त बहुत कम था और एक मासूम जान खतरे में थी, ऋतु की। हेलो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाँ सर, तलाशी जारी है। 1 मिनट सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ऋतु सर, ये कुछ सामान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु इसी घर में थी। फॉरेंसिक ले भेजो। ये स्कूल ड्रेस, ये जूते, कपड़े, किताबें, ये ऋतु के हैं? हाँ सर, लग तो ऋतु के ही रहे हैं। लग तो रहे हैं मतलब? मानता हूं कि तुम दोनों को ऋतु की कोई परवाह नहीं, उसकी चीजें ही पहचान लेते हैं। सर हम कोशिश कर रहे हैं सर आपकी मदद करने की। वो दिख रहा है। सर मीरा के बारे में पूछताछ कर एक ही बात सामने आई है कि वो ऋतु के काफी क्लोज थी और सोसाइटी वाले भी ये बात मानते हैं। सर इस केस में ऋतु का गायब हो जाना, सर आई थिंक आपका अंदाजा सही था। मीरा ने ही ऋतु को गायब किया होगा उसके माँ बाप से बचाने के लिए। गोखले, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि मीरा ने ऋतु को खुद से किडनैप किया या फिर किसी और के लिए सिर्फ अपने घर में रखा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऋतु मीरा के मरने से पहले भागी या मीरा के मरने के बाद, या फिर कोई और था जो ऋतु को अपने साथ ले गया। सर इस केस में ऑलरेडी 2 बच्चियों की जान जा चुकी। सर मुझे नहीं लगता कि ऋतु के जिंदा होने के कोई चांसेस है। और सर अब ये मीरा की मौत। एक और एंगल है गोखले, ऋतु का बचपन काफी ट्रॉमेटिक रहा है। मतलब एक ऐसी बच्ची जो ऑर्फनेज से एक ऐसे घर में आई जहाँ किसी को उसकी परवाह। ऐसे बच्चे की दिमागी हालत क्या हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतु ने ही लाली, विजय और मीरा को मारा, फिर डर के मारे भाग गई? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऋतु के साथ देखी गई औरत मीरा ही। ये कंफर्म करने का तो एक ही तरीका है। साहब मेरे को काहे सब लफड़े में घसीट रहे हैं? ए, जितना पूछ रहा हूँ जवाब दे। क्या यही वो औरत है? हाँ साहब, यही है वो। साहब अब मैं जाऊं? ठीक से देख और बता। लगती तो ऐसे ही हैं, पर बराबर बता नहीं पाऊंगा। एकदम पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि लड़की के साथ यही थी या नहीं। ठीक है जा। ठीक है साहब। बोल वो। सर वही हुआ जिसका डर था। इस केस से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो स्केच मीरा का है या फिर किसी और का। सर अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर मीरा ने ऋतु का किडनैप क्यों किया। शायद हमें नए एंगल से सोचना चाहिए गोखले। ये भी हो सकता है कि मीरा की कोई पार्टनर थी जो मीरा को मार कर और ऋतु को लेकर चली, और हो सकता है कि वो स्केच शायद उसी का हो। मीरा का बैकग्राउंड चेक करो।
पता करो मीरा के आस पड़ोस में किसी ने ऋतु को देखा है क्या। ओके सर। मैं रेडी हूँ, शॉपिंग चले। सर मीरा कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। और उसकी बच्ची? बच्ची? सर उसकी शादी भी हुई थी क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, अकेले ही रहती थी वो यहाँ। हेलो सर, मेरा कास्कर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू सर। ना तो रितु को किसी ने वहां देखा और ना ही मीरा को, इनफैक्ट उनके फैमिली मेंबर को भी नहीं। सर मीरा शादीशुदा थी, अगर उसका पति था तो फिर वो कहाँ है सर? और वो स्केच, उस औरत को पहचाना किसी ने? नहीं सर, मीरा कुछ साल पहले ही वहां पे शिफ्ट हुई थी, अकेली ही रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो 2 लोगों के टच में थी। एक नंबर तो नीलम के नाम रजिस्टर्ड है और दूसरा किसी बैंक का एम्प्लॉई। क्या नाम है उस बैंक एग्जीक्यूटिव का? सर गौरव कपासी। गौरव नहीं सर, गौतम कपासी। थोड़ा पानी मिलेगा सर? अब ठीक से बताओ क्या बोल रहे थे तुम? लोन मांग रही थी सर। समझो ना गौतम साहब। अरे नहीं हो सकता, बैंक में काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सबको उठाते लोन देता रहूं। अरे लेकिन पहले तो आप कुछ। पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। अरे अगर पैसे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं, बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब तुम उसे पहले से जानते थे? कैसे? हाँ मतलब उसका डांस देखने जाता था पहले। डांस? बार में डांसर थी वो, वहीं मिली। मीरा बार डांसर? सर मैं जाऊं, मेरे को और कुछ नहीं मालूम। उसके पति के बारे में क्या जाना? देखा नहीं कभी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके लिए ही उसने डांस छोड़ दिया। जाओ। गोखले मीरा बार डांसर थी, उसका वास्ता गलत लोगों से, क्रिमिनल्स से रहा होगा। हो सकता है कि उसके लिंक्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों के साथ भी हो। सर आपको लगता है कि मीरा ने रितु को किडनैप किया होगा? पैसों के लिए? उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर कहीं लाली और विजया मीरा के इस मोटी का शिकार तो नहीं हो गए? लेकिन सर फिर मीरा को किसने मारा होगा? मुगले हो सकता है कि मीरा के इरादों का किसी और को पता चल गया हो और उसने मीरा को मार के रितु को किडनैप किया हो। मुगले अगर रितु जिंदा है तो उस तक पहुंचने की हमारे पास एक ही घड़ी, और वो है मीरा। पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे। क्या मीरा ने रितु का अपहरण किया था या फिर वो सिर्फ उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहती थी? क्या मीरा इस काम में अकेली थी या फिर कोई उसकी मदद कर रहा था? रितु को आखिरी बार जिस औरत के साथ देखा गया था, क्या वो मीरा ही थी या फिर कोई और? मीरा के अतीत के काले राज के साथ सामने आई बच्चों की तस्करी की संभावना। यह साफ था कि रितु के माता पिता उसके प्रति निर्मम और क्रूर थे। ऐसी स्थिति में वो जहां भी थी, जिस किसी के भी साथ थी, उसका वहां खुश होना अजीब होने के साथ साथ स्वाभाविक भी लगता है। रितु जो डरी सहमी चुपचाप रहा करती थी, अब अचानक बोलने लगी थी। स्कूल चले? पर धीरे धीरे उसकी आवाज, ये खुशी दोबारा चुप्पी में तब्दील होती दिखाई दी। क्या वक्त रहते पुलिस उस तक पहुंच पाएगी इससे पहले कि रितु किसी बुरी घटना का शिकार हो जाए? सब बीमारी के बारे में तो मेरे को नहीं बताई वो। मीरा बार डांसर थी, कुछ पता है उसके बारे में? बार डांसर? नहीं साहब, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसे अपने आजू बाजू भटकने भी नहीं देती। पैसों की तंगी को लेकर कभी कोई बात की थी उसने? बोलेगी या फिर ले चलूं थाने? वो सब एक बार वो मेरे को बोली पैसे के बारे में, लेकिन सब उसके बाद मेरे को नहीं मालूम साहब, बहुत समय हो गया। इसका मतलब मेरी विजय को मीरा ने मारा, जो वो मर गई, उसके पापों की सजा मिल गई उसे। विजू सर मुझे मालूम था कि वो बहुत परेशानी में, लेकिन उसके लिए ये सब करेगा सर? थोड़ा बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन एडवांस इतना सर? एक दिन आकर मुझसे 25,000 रुपया मांगने लगा। सर मुझे कैसे पता हुआ कि वो पहले क्या काम करती थी? हाँ उसने मेरे से पैसे जरूर मांगे थे, मेरी खुद ही तंगी चल रही थी तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन
जब मैंने इससे बाद में पूछा तो उसने बोला कि उसका अरेंजमेंट हो गया था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर दे देता। अरेंजमेंट हो गया मतलब? कब की बात कर रहा है? आई थिंक उसके गायब होने से पहले 1-2 दिन पहले की बात है। सर एक बात तो कंफर्म है कि मीरा पैसों के लिए डेस्परेट थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। सर सोसाइटी में भी किसी ने उसकी मदद नहीं की और बैंक से भी उसका रिजेक्शन हो गया। सर आखिरकार इतना पैसा उसके पास आया कहां से? गोखले, कोई तो है जो अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना तो हम जान गए कि लाली और विजया को धक्का देने वाला सोसाइटी में से कोई था। मेरी लाली को रितु नहीं मारा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी बाहर का कोई आदमी आते या जाते दिखा नहीं। सब अपनी बिल्डिंग के लोग हैं, कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। इस सोसाइटी में से कोई ऐसा हो सकता है जिसने रितु को गायब करवाने के लिए मीरा को पैसे दिए। तो रितु को गायब करने का फायदा किसे हो सकता है? सर रितु के माँ बाप, क्योंकि वो दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे। और सर नीलम, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा से काम निकलवा के रितु के माँ बाप ने उसे मार दिया ताकि सोसाइटी में किसी को शक ही ना हो? साहब मेरे खुद के पास भी तो इतने पैसे होने चाहिए ना। अपन गरीब आदमी है साहब, इतना पैसे किधर से लाएंगे? मैं चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी साहब। ठीक है जाओ। पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि बहुत पहले मीरा तुम्हारे यहाँ काम करती थी। फिर एक झगड़ा हुआ बहुत बड़ा और तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या हुआ? अगर यहाँ नहीं बताना तो लॉकअप में चल के पूछते। नहीं सर, बताते हैं। सर वो हमें ही ज्ञान देने लगी थी, हमारे पर्सनल मैटर में घुसने लगी थी। क्या पर्सनल मैटर्स? सर वो मीरा, उसे लगता था कि हम रितु के साथ कुछ ज्यादा ही सकते हैं। उसी क्या प्रॉब्लम है सर? रितु हमारी बेटी है ना, हम जैसे चाहे वैसे रखे उसे। 2 टके की नौकरानी लात मार के निकाल दिया उसे। क्या री, मेरे घर के मामले में बहुत टांगड़ आने लगी है। चल निकल यहाँ से, चल अभी के अभी निकल जा, अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन हमने तो सुना कि उसी ने नौकरी छोड़ दी। और वैसे भी एक नौकरानी को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, ऐसा क्या कर रहे थे आप रितु के साथ? बच्ची को अगर कुछ हो गया ना, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। बच्ची को मिल जाने दो, उसके साथ बुरा व्यवहार करने की सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। सर तुम लोग जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। जी सर। सर रितु के माँ बाप और नीलम सभी के बैंक स्टेटमेंट चेक किए। 25,000 रुपए का ना तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और ना ही कोई चेक काटा गया है मीरा के नाम। क्या करें सर? गोखले ऐसा करो, झूठ क्यों बोला तुम? नहीं साहब, मैं झूठ काहे को बोलेगी? जहां जहां तू काम करती है सभी जगह पूछताछ की हमने। हाँ सर, मैं जब काम पर से वापस आ रहा था तब मैंने देखा था नीलम मीरा को पैसे दे रही थी। देख नीलम, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तूने ही मीरा को पैसे दिए ताकि रितु को किडनैप करवा के तू लाली के मर्डर का बदला ले सके। तुझे पूरा विश्वास है कि रितु ने ही लाली को मारा था, है ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं ये सब काहे को करेगी? मेरे को जाने दो साहब, मेरे को कुछ नहीं। ऐसे सच नहीं बताएगी तू। नहीं साहब, मीरा को पैसे क्यों दिए थे? बताती हूँ साहब, मैंने पैसे दिए साहब, लेकिन रितु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं साहब, अपनी बेटी लाली को बचाने के लिए। ये सारी चीजें किशोर की वजह से हुई। बोल कर सारे पैसे दारू में उड़ा देता। अपनी बेटी को बेचने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाली के साथ कुछ भी ऐसा हो, और सब लाली को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मीरा, मुझे सिर्फ तेरे पे ही भरोसा है मीरा। तो मेरी एक मदद कर दे। तो लाली को कहीं दूर छोड़ा, बहुत दूर। लेकिन नीलू देख, तेरे को जो मांगता है ना वो मैं तेरे को देगी। तो मेरा इतना सा काम कर दे, नहीं तो उसका बाप उसे वैश्या बना देगा। मेरा छोड़। मैं जानती थी कि मीरा को पैसे की जरूरत है, मीरा को पैसे दिए। मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी बच जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा।
सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ पकड़ने जा रही थी मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल नीचे उतर। डर गई थी वो। मुझे माफ कर दे नीलम। क्या बोलती मैं मीरा को? और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास है कि एक एक्सीडेंट था? अब विश्वास करूं या ना करूं, का कोई फायदा नहीं। अगर लाली को बचाना था तो पुलिस के पास आती। क्या मिला ये सब करके? खो दिया ना अपनी बेटी को। सर आई एम श्योर मीरा ने नीलम से झूठ बोला। सर 3 वारदातें, एक बच्ची मिसिंग है और तीनों ही विक्टिम्स एक ही सोसाइटी से। लेकिन मीरा को तो ऑलरेडी पैसे मिल चुके थे, फिर लाली को मारने का फायदा क्या? और लाली का केस तो क्लियर है, लाली की मां ने खुद मीरा को पैसे दिए। लेकिन ये रितु और विजया, इनका क्या? सर मीरा कास्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है तुम जाओ जी। सर बायोनेट संगीन तो बंदूक के आगे लगी होती। वो तो या किसी मिलिट्री वाले के पास हो सकती है या किसी पुलिस वाले के पास। सर रिपोर्ट के हिसाब से ना तो उसे कोई बीमारी थी और ना ही बॉडी में कोई दवाई का अंश मिला है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट है और ना ही कोई सेक्सुअल असोल्ट। गोखले इसका मतलब साफ है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे कोई बीमारी नहीं थी तो जो इलाज के लिए पैसे उसे चाहिए थे वो अपने इलाज के लिए नहीं, किसी और के इलाज के लिए। लोन मांग रही थी सर। मदद कर दो ना मेरी। अरे अगर पैसे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं। बहुत बड़ी बीमारी है। थोड़ा बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन एडवांस इतना सर, एक दिन आकर मुझसे 25,000 रुपया मांगने लगा। जरा पता करो उसका किसी मिलिट्री वाले या पुलिस वाले से कोई कनेक्शन था, उसके डांस बार जाके भी पता करना पड़ेगा। ओके सर। चले कुछ है ठंडा या गरम? ये ठंडा गरम छोड़, लड़की के बारे में बता। ये तो साहब चंदा है। साहब बार डांसर्स के ज्यादातर 2 नाम होते हैं, एक बार के अंदर और दूसरा बार के बाहर। इसको हम लोग चंदा ही बुलाते थे। इधर ही काम करती थी साहब, अच्छी लड़की थी और कई लोग इसके ऊपर फिदा थे। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। इसके पति के बारे में जानता है? इसके फिल्म में वही तो कॉमेडी है साहब। पति के चक्कर में तो उसने इधर काम करना छोड़ दिया और उसका पति 1 नंबर का बेवड़ा है। हर दूसरे दिन इधर आ जाता है और बवाल करता है। नाम क्या उसके पति का? नाम तो नहीं मालूम साहब, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रहती किधर थी मालूम है? मीरा को जानती हैं? हाँ साहब, मेरा इधर ही बड़ी हुई है। ये घर उसकी माँ के नाम पे था। उसकी माँ के जाने के बाद मेरा इधर ही रहती थी। और उसका पति? हलकट मानुस, रोज झगड़ा करता था उसके साथ। उसको घर बेचना था और मीरा को रखना था। एक बार तो जबरदस्त तमाशा हुआ, मीरा ने उसको सबके सामने घर से बाहर निकाल दिया। वे हलकट साले निकल यहाँ से, दोबारा नजर मत आ जाना यहाँ पे। अब बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। हाँ निकल यहाँ से, निकल। अरे चल चल, बहुत जगह तेरे। अरे जा जा, तू जा यहाँ से, हट। देख लूंगा तेरे को। तब तक मीरा भी कहीं चली गई और ये घर बंद पड़ा है साहब। मीरा के पति का नाम क्या था? उसकी शक्ल याद है आपको? साहब सुनील साहब, सुनील नाम था। अच्छा, ये इस औरत को जानती हैं? हो सकता है मीरा इसे जानती हो, उससे कभी मिलने आई हो। नहीं नहीं, मैंने इसको कभी नहीं देखा साहब। थैंक यू।
हेलो सर, यहाँ तो प्रॉपर्टी का एंगल भी निकल आया। सर, मीरा ने अपने पति को प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से बाहर कर दिया था। सर, सुनील नाम है उसका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील ने ही मीरा का मर्डर कर दिया? लेकिन सर, इस केस में रितु कहाँ होगी? ओके सर। लाली, विजय और मीरा की मौत से भी पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी दो महिलाओं की दिल दहला देने वाली हत्या की खबर से। वो कौन सी कड़ी थी जो इन हत्याओं को रितु की गुमशुदगी से जोड़ती थी? कदम सर, ये अपना मलाड जुरिडिक्शन में एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है। विक्टिम का नाम मीरा कास्कर है। केस डिटेल्स निकालो, पता करो कि केस कौन हैंडल कर रहा है। ओके सर। क्या मीरा की हत्या के पीछे उसी के पति का हाथ था? हलकट मानुस, रोज झगड़ा करता था उसके साथ। क्या रितु भी बदकिस्मती से इसी गुनाह की गवाह बन गई थी, या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे उसका अपना परिवार जिम्मेदार था? सुना है काला जादू भी करती हैं। ऐसे लोगों को तो निकालकर बाहर ही फेंक देना चाहिए। आज अपनी पोती को गायब करवाया है, कल पता नहीं किस किस को गायब करवाएंगी। नवरात्र की बात चल रही है क्या? भाई मैं तो कहता हूँ डीजे रखते हैं, सभी को मजा आएगा और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। तू तो रहने दे, अपनी बेटी को खुद गायब करवा के और बच्चों की मनोरंजन की बात कर रहा है। अभी हादसा हुआ, आप में से कौन यहाँ था? हाँ मैं। तू कौन है रे? चल चल बताता हूँ मेरे को। रितु का? कौन रितु साहब? वही रितु जो सुलेखा सोसाइटी में रहती है, 8 साल की बच्ची। इसका किडनैप किया है तूने। बोल कहाँ है? मैंने किडनैप? तब मैं तो जानता भी नहीं उसको। लाली और विजय को किडनैप करने में कामयाब नहीं, लेकिन रितु को तूने उठाया। कहाँ है रितु? सोसाइटी पे रहकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे नजर रख रहा है। होशियार समझता अपने आप को? बोल। यहाँ तक कि मीरा के मरने के बाद उसकी लाश लेने तक नहीं। क्या रे, इतनी नफरत करता है अपनी बीवी से कि उसकी लाश लेने भी नहीं आया? मारो मेरे को। बर्बाद कर दिया साहब मैंने उसका लाइफ, बर्बाद कर दिया। बाहर में काम करती थी लेकिन मेरे पे फिदा थी। मैं शादी बनाया उसके साथ, सोचा बहुत पैसा है उसके पास तो उसके पैसे से ऐश करूंगा। लेकिन शादी के बाद वो बोली तो कोई डांस बांस नहीं करने का है, किसी का घर का झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन पराये मर्द के साथ उसके सामने डांस नहीं करूंगी साहब। ये तो मेरा इंटरेस्ट ही उसमें से खत्म हो गया। देखो, मैं अच्छी तरह पता है कि चौल का घर मीरा के नाम था और तू उस घर को बेचना चाहता था। जब मीरा नहीं मानी तो तूने उसे मार दिया। बोल, मारा या नहीं? नहीं साहब, तब मैंने उसको नहीं मारा। मानता हूँ कि मैं जुआरी हूँ, लड़कीबाजी करता हूँ, लेकिन खूनबीन नहीं साहब। सब मैं और मीरा तो एक साथ रहते भी नहीं थे, एक ही बिल्डिंग में काम करते थे, लेकिन एक दूसरे से बोलना भी नहीं होता था। वो अपने काम में और मैं अपने काम में। और रही बात बच्चों को मारने की, तब बच्चों को काहे को मैं मारूंगा? और मीरा, तुझे क्या लगता है मीरा लाली और विजय को मार सकती है या रितु को किडनैप कर सकती है? नहीं साहब, मीरा को तो बच्चों से बहुत ही लगाव था। वो काहे को? हाँ साहब, उसका एक भाई है। अरे वो पागल साहब, उसके इलाज के लिए मीरा कुछ भी कर सकती थी। भाई कौन? भाई तो मालूम होगा साहब आपको, उससे आप मिले भी होंगे। कहाँ? वही सोसाइटी में। अब वही तो काम करता है वो। साहब, किसी ने कुछ पूछा इसलिए तो मैं क्या बोलता। तो वैसे भी मीरा ने मेरे को मना किया था ज्यादा बात करने का करके। वो सब लोग मेरे को पागल पागल बोलते हैं। मीरा बहुत प्यार करती थी मेरे को। इतना ही प्यार था, बहन की बॉडी लेने क्यों नहीं? मेरे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वैसे भी हम लोग का झगड़ा हो रखा था। नहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से और पागलपन में आकर तूने ही मीरा को मार दिया। मैं क्यों मारूंगा उसको? उसके सिवा मेरा था ही कौन? कोई नहीं था। क्या लगता है सर, ये नरेश सच बोल रहा है? लग तो ये रहा है, लेकिन दोनों पे नजर रखो। मुझे कमाल की बात है, मीरा, उसका पति और उसका भाई इतने टाइम से एक ही सोसाइटी में काम कर रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। सर, मुझे तो इस सुनील पर ही शक है, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी मीरा और नरेश के नाम रजिस्टर्ड है। सुनील ने मीरा से प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की थी और नरेश की दिमागी हालत सही नहीं। सर, इस केस में अगर मीरा कहीं गायब हो जाती है या फिर उसका कहीं मर्डर हो जाता है
तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सुनील के हाथ चली जाएगी, क्योंकि वो अभी भी उसका पति है, उन दोनों के बीच डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर सुनील ने मीरा को मारा तो रितु कहाँ? सुनील ने रितु को बेच तो नहीं दिया। काम करो, दोनों के घर का सर्च वारंट निकलवा और कोना कोना छानना, और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा। ओके सर। घर की तलाशी ले लेते रहो। मेरे घर की तलाशी? टी शर्ट। खुशमिला? नहीं सर। मात्रे को बोलो उसके घर जाके समझाए। सर सुनील के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से सुनील सच बोल रहा था, वो मीरा के कांटेक्ट में नहीं था। लेकिन सर एक नया नंबर सामने आया। सुनील अक्सर इससे बातें किया करता था, किसी सोना के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है ये सोना? सर इसके बारे में तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं इसकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। उखले कहीं ये सोना वो स्केच वाली औरत तो नहीं है? अब तक हम सोच रहे थे कि वो स्केच वाली औरत मीरा की पार्टनर है। ये भी तो हो सकता है कि शायद सुनील इससे मिला हुआ हो। उखले इस सोना को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये सोना स्केच वाली औरत है और सुनील इससे मिला हुआ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सुनील ने अब तक उसे अलर्ट कर दिया होगा। स्विफ्ट एक्शन लो गोखले। ओके सर। सर आपने जो बोला था दहिसर ईस्ट वाली मीरा कास्कर के बारे में, ये है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर घर में ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़वा दिया है। शिंदे सर्चिंग कर रहा है। अभी तक तो नहीं सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। एक मिनट सुनना, आप दोनों यहीं रहते हैं? हाँ साहब। अच्छा, इस औरत को जानती हैं? हाँ साहब, यही सोना है। तुम्हें पक्का यकीन है यही सोना है? अरे साहब यहीं पे रहती है। पहचानूंगी नहीं क्या? सिर्फ सिंदूर लगाती थी। सिंदूर? शादीशुदा थी क्या? नहीं साहब, मतलब मालूम नहीं, उसके पति को कभी देखा नहीं। उसके पास तो अलग अलग आदमी आते थे। साहब बार में नाचती थी वो। अच्छा, ये सोना कौन से बार में काम करती थी? रूबी रोज डांस बार। ठीक है साहब, काम तो यही करती है, लेकिन 3-4 दिन से दिखी नहीं और फोन भी नहीं लग रहा है। इसके घर में भी ताला लगा और यहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। खैर, इस आदमी के बारे में कुछ पता है? ये सोना के पीछे बहुत चक्कर काटता है, लेकिन जब से वो गायब है ये दिखा ही नहीं। सोना और इसका कोई चक्कर वक्कर था? कस्टमर और डांसर के बीच में क्या चलता है हमको क्या मालूम। ठीक है शिंदे, लेकर आओ इस सुनील को, हम लॉकअप में सच उगलवाते हैं। यस सर। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सारे मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? जी, 2015 के हैं दोनों मर्डर केसेस, झरना पटेल और प्रीति सिंह। ठीक उसी तरह जिस तरह मीरा कास्कर को मारा गया है। मैंने तीनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को कंपेयर किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो ये किसी सीरियल किलर का काम लगता है। कांस्टेबल पाटिल का फोन आया था, सुनील घर से गायब है। पड़ोसी ने उसको हड़बड़ी में भागते हुए देखा। इस केस की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाके से शुरू होकर अब मुंबई की अंधेरी गलियों में छिपे डांस बार की दुनिया तक आ पहुंची थी। ये साफ था कि रितु के साथ देखी गई महिला कोई और नहीं बल्कि सोना ही थी। मैं रेडी हूँ, शॉपिंग चले? चल आज। सुनील की फोटो सर्कुलेट करवाओ और एक कांस्टेबल सुनील के और सोना के घर के बाहर भी तैनात करवाओ। हो सकता है कि सुनील अपने या सोना के घर जाने की कोशिश करे। ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, एक और बॉडी मिली है। किधर है? सर ये तो सोना लग रही है। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट हाई प्रायोरिटी पे मंगाओ। एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर रितु को आखिरी बार सोना के साथ देखा गया था और सोना अब रही नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील नहीं सोना को? गोखले, अब तक मिले सबूतों के हिसाब से तो सुनील ही वो सीरियल किलर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि सुनील के कहने पर ही सोना ने रितु को अपने पास रखा हो और अपना मतलब निकल जाने पे सुनील ने सोना को मार दिया और रितु को लेकर फरार हो गया। सर अगर रितु जिंदा हुई तो सुनील का अगला टारगेट हो सकती है। यू राइट। इससे पहले कि सुनील किसी और को नुकसान पहुंचा पाए हमें उसे दबोचना होगा।
सुनील को हाई प्रायोरिटी पे ट्रेस करो। ओके सर। साहब मैं डर गया था, सच्ची डर गया था साहब, लेकिन आई शपथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने मीरा को धोखा दिया, उससे छुपा के लफड़े किए, लेकिन नरेश को क्या? तब नरेश को उल्टी सीधी दवाई मैंने ही दी, वो पागल हो गया और सर उसका दिमाग सटक गया। तब वो पागल नहीं था, मैंने ही जो उसको पागल बनाया ताकि मीरा की प्रॉपर्टी उसके साथ बांटनी ना पड़े, है ना? उसके बाद मीरा को भी मार डाल। नहीं साहब, तब मैंने कुछ नहीं किया, तब मैंने जो किया मैं सब बता दिया, इसके अलावा और मैंने और कुछ नहीं किया साहब। कहानी सुनाना बंद कर, समझा? सोना के साथ क्या चक्कर था तेरा? पार्टनर थे ना तुम दोनों, मार दिया ना तूने उसे? सोना को मैंने नहीं मारा साहब। और पार्टनर सब वो मेरी पार्टनर नहीं थी सर, वो तो मुझे भाव भी नहीं देती थी। नफरत करती थी तो फोन पर इतनी बातें क्यों करता था उसके साथ? बोल। तब उसका नंबर मुझे एक बाउंसर से मिला था, मैं एक्टिंग कर रहा था साहब दिल्ली की एक पार्टी बन के, उसको भी इंटरेस्ट था तो वो भी बात कर रही थी। तब वो मुझसे मिलना चाहती थी, मैं मिलता तो सच्चाई सामने आ जाती, इसलिए मैं टाल रहा था। हेलो, क्या? ठीक है चल। सब ये लड़का देखे गया था स्टूडियो से, मैं सोची सोना आएगी तो मैं दे दूंगी। तुमने खोला था इसे? वो छोड़ो ना साहब, यही है उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है आप जाओ। हेलो सर, हम लोग गलत सोच रहे थे। सोना का चक्कर सुनील के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ चल रहा था। ओके सर। सर बोलो उसको पकड़ो। अब पता चला ये इतना धीरे धीरे बात क्यों करता है। इसकी जबान बड़ी धीरे चलती है, लेकिन दिमाग जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। पागल नहीं, शातिर। लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू सीधे सीधे सब कुछ बताएगा या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? साहब, मीरा मेरे इलाज के लिए लाली को गायब करने वाली थी, मालूम था मेरे को। मीरा, तू लाली को मुझे दे देना। इतनी दूर उसको अकेली छोड़ने का क्या फायदा? मैं रखूंगा ना उसको अपनी बेटी बना के। पागल है क्या तू? अरे सुन, सबको लगेगा कि तूने उसे किडनैप किया है, जेल में डाल देंगे तुझे, समझा ना? लाली के साथ जो हुआ उसको देख के मेरे को लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। किसी भी छोटी बच्ची को अपने साथ लेके जाके मैं अपनी बेटी बना के रख सकता हूँ। फिर मैं, बच्ची और सोना। सोना को कैसे जानता है? साहब, बीवी तो वो मेरी, लेकिन वो घर पे रुकती ही नहीं थी, रोज चली जाती थी, पता नहीं क्यों। सोना रुकना, काय को जाती तू रोज रोज? रुक क्या, मैं तेरी बीवी हूँ क्या? अरे बीवी तो है, ये मंगलसूत्र भी तो मेरे नाम का पहनती है तू। ये मंगलसूत्र ना मैं तेरे नाम का नहीं, इस दुनिया को दिखाने के लिए पहनती हूँ, ताकि कोई भी मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे, और तू भी मत समझ बड़ा। इसलिए मेरे को लगा कि अगर बच्चा आ जाएगा तो सोना को अपनी जवाबदारी समझ आएगी, तो वो फिर घर से नहीं जाएगी। उस दिन विजया मेरे से टेरेस की चाबी लेने के लिए आई। वॉचमैन अंकल, टेरेस खोल दो ना, मेरी बॉल ऊपर चली गई है। उसको देखा तो मेरे को लगा कि यही मेरी बेटी है।
इसको अपने साथ लेके जाऊंगा और अपनी बेटी बना के रखूंगा। और मैं, वो और सोना एक साथ मस्त फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन वो नहीं मानी। बेटा तू मेरी बेटी बनेगी ना? हाँ, और मैं तेरा पप्पा, सोना तेरी मम्मी। बेटा मस्त फैमिली के जैसे रहेंगे, बहुत मजा करेंगे। मैं पापा को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। नहीं बेटा, लाली के जैसे विजय को भी रितु बेचारी, उसके माँ बाप को उसकी पड़ीच नहीं थी। मुझे लगा इसको मैं बहुत प्यार दूंगा, बहुत। आजा बेटा, चल बेटा। रितु बेटा, तू मेरे साथ चलेगी? हम लोग बहुत मजा करेंगे। हाँ, चल चल चल। लेकिन मीरा को प्रॉब्लम थी मेरी खुशी से। फंस जाएगा तू दादा, मत कर ये पागलपन। ये सब तेरी बीमारी की वजह से हो रहा है। तू समझ क्यों नहीं रहा? ना ही रितु तेरी बेटी है और ना ही सोना तेरी पत्नी। ये सब तेरी बीमार दिमाग की उपज है। रितु तू मेरे साथ चल। रितु तू अंदर चल बेटा। मेरी फैमिली तोड़ रही थी, मैंने मार दिया उसको, मार दिया। मैंने सोना को बताया कि रितु खो गई थी, मुझे मिली। मैंने सोना को मनाया कि कुछ दिन इसको अपने साथ रखेंगे। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की, एकदम फैमिली के जैसे रहे। अरे लेकिन कब तक? खेल खेल में ठीक है, चलता है। वो तेरी बेटी नहीं है, उसको उसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे। सुन, उसको पुलिस के पास लेके चलते। कब तक तू उसको अपने पास रखेगा? कैसी माँ है तू? हाँ, अपनी बच्ची को अपने से दूर करेगी तू? चुप, बिल्कुल चुप। सटक नहीं है क्या तेरी? पागल है तू? और कितनी बार बोला है तुझे, मैं तेरी बीवी नहीं समझा? और वो बच्ची, वो तेरी बेटी नहीं है। पागलपन की हद होती जा रही है तेरे। ले क्या उस बच्ची को। बायोनेट कहां से आया तेरे पास? गार्ड की नौकरी से पहले मैं एंटीक शॉप पे काम करता था, वहीं से चुराया था। झरना पटेल और प्रीति सिंह, इन दोनों को क्यों? धोखेबाज थी ये दोनों। बीवी मेरी थी और घूमती किसी और के साथ थी। जब भी मैं बात करने के लिए जाता तो धमका देती थी मेरे को। विजया, मीरा, सोना और ये दो सबको मार दिया। अरे तेरा वहम है ये, इनमें से कोई तेरी बीवी नहीं थी। सुनील ने खुद हमें बताया, उसने धोखे से तुझे गलत दवाइयां खिला दी और जिसके चलते तेरी ये दिमागी हालत है। तू ये बता, रितु का है? रितु! रितु, खोलो। रितु, एक मासूम बच्चा जिसे वो कभी सच्चा स्नेह मिला ही नहीं, जिसका हर बच्चा हकदार होता है। जरूरत, चाहत और जुनून, इन सब में वाकई बहुत बड़ा फर्क होता है। जहां एक तरफ अपने परिवार की चाह में नरेश ने सब कुछ तबाह कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ अमन, जिसे कदम कदम पर आलोचना सहनी पड़ी, असल में एक शरीफ और संवेदनशील व्यक्ति साबित हुआ। अमन और उसकी पत्नी, जो अपना बच्चा खोने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे, आज दोनों एक साथ खड़े थे रितु को कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए। शायद यही विधि का विधान था। रितु को वो निष्पक्ष स्नेह मिला जिसकी वो हकदार थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।